देखो सरमत शाह, वो मेरी क्लास फेलो है और यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ आई है। तुमने उसके साथ बदतमीजी की। अब तुम उससे माफी मांगोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे है उसके हाथ पकड़ने की? वो एक गैर मुस्लिम लड़की है। तुम अपना इम्प्रेशन उस पर क्या डालोगे कि मुसलमान ऐसे होते हैं? मुझे पता है, वो ईमान लेकर आना चाहती है। अगर तुम्हारी इस हरकत की वजह से उसके मुंह से ये निकले कि अगर मुसलमान ऐसे होते हैं तो उसे मुसलमान नहीं बनना, तो शाहनवाज शाह ने उसका गिरेबान पकड़कर चिल्लाया, तुम फिक्र मत करो, अगर वो ईमान नहीं लाएगी तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं अपने जज्बात का क्या करूं, मुझे अच्छी लगी है। मैं तो उसे मजीद छेड़ूंगा, बल्कि उसके साथ तो रात। शट अप, जाहिल इंसान। अरे किस किस्म के इंसान हो तो? सैयद गिराने के हैं हम लोग, और इस तरह की हरकत, छी। शाहनवाज शाह ने जमीन पर थूक फेंकते हुए कहा, क्या करूं, यही तो मेरी एक प्रॉब्लम है। सैयद हो, ये मत करो, सैयद हो, वो मत करो। अरे कब तक खुद को बचाऊं? मुझे लड़कियां अच्छी लगती हैं, मेरा दिल चाहता है कि उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। अगर इतनी ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का शौक है तो अपने बाप से कहते, क्यों नहीं की शादी कर दे। शादी यानी एक लड़की पर इक्तफा, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वैसे अगर तुम्हारी बहन मुझे मिल जाए तो। यू बास्टर्ड। वो चीखते हुए उस पर चील की मां ने चिपटा और दोनों एक दूसरे से गुथम गुथा हुए। इसी दौरान शाहनवाज शाह ने उसे पीछे से धकेला तो तवाजुन बरकरार नहीं रख पाया और जमीन पर गिरा, और नोकीला पत्थर उसके सर पर लगते ही वो खून से लथपथ तड़पने लगा। शाहनवाज शाह ने उसे जल्दी से बाजू में उठाया और अस्पताल ले आया, मगर वहां वो पहुंचने तक मर चुका था। वो साकित रह गया। फिर पंचायत बुलाई और दूर खड़े लोगों ने बताया, किसी बात पर झगड़ते हुए ये सब हुआ, मगर उसने एक बार भी ये नहीं बताया कि सरमत से झगड़ने की वजह क्या थी। क्योंकि सामने सरमत शाह का दादा इब्राहिम शाह खड़ा था, जो कि गरीबों का हमदर्द था। फिर पंचायत के फैसले पर गीत में उसकी बहन को वनी कर दिया गया तो वो हत्थे से उखड़ गया। उसने पंचायत में इनकार करके अपनी जान को किसास के तौर पर रखा। अभी मासूमा के बाबा साईं उसे हॉस्टल से लेने आए थे और मासूमा काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि इस तरह वो कभी नहीं आए थे। वो तो हमेशा महीने के आखिर में आ जाती थी यहाँ से, जब बस में बैठती थी, और वहां से उसका भाई उसे लेने आ जाता था। मगर आज खिलाफे दौर का ही काम हुआ था। वो तेजी से बाहर आई और उनके सीने में समा गई। वो भी इसी तरह लगाते हुए बेख्तियार रो पड़े थे, और उनकी आंखों में आंसू देखकर वो परेशान हो गई। क्या हुआ बाबा, सब ठीक है ना? उसने पूछा तो उन्होंने नफी में सर हिलाया। क्या हुआ है, मुझे बताइए ना। शाहनवाज शाह और इब्राहिम शाह के पोते में लड़ाई हो गई थी, और शाहनवाज ने उसे धक्का दे मारा तो नीचे गिरा और उसका सर पत्थर पर लगा, मर गया है। और इसने जानबूझकर नहीं किया है, मगर गांव के कानून के मुताबिक अब दीद देनी पड़ेगी। और दीद में उन लोगों ने तुम्हें मांगा है कि मैं तुम्हें वनी में दूं, वरना दूसरी सूरत में वो शाहनवाज को मार देंगे। शाहनवाज तो खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार है, वो झुके हुए कंधों से बोले। तो मौसूमा का गुस्से से बुरा हाल हो गया। आखिर कब तक ये फरसूदा रवायात हमारे गांव का हिस्सा बनी रहेंगी? हम लोग इस 21वीं सदी में हैं, लेकिन अभी तक हम सालों पुरानी रसूमात में जकड़े हुए हैं। तो अफसरदा अंदाज में बोली, कुछ समझ नहीं आ रहा। और कल तक शाहनवाज खुद उनके हवाले करते। वो बोले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने भाई के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। वो पुर अज़म लहजे में बोली, और फिर वो लोग गिलगित के लिए निकल गए। वहां पहुंचे तो पंचायत के मुताबिक उसे वनीमी देने का हुक्म दे दिया गया था, और फिर उसका निकाह हुआ और वो अशमल शाह की बीवी बनकर हवेली आ गई। कुछ देर के बाद वो मुलाजमा से पूछकर बड़े एतमाद से अशमल के रूम में आई, और इसी वक्त अशमल फ्रेश होकर बाहर निकला तो दुल्हन के रूम में खड़ी मासूमा को देख वो ठटक गया। तुम क्या कर रही हो यहाँ? उसने इंतहाई कड़वे लहजे में पूछा। तो और कहाँ जा, शौहर के कमरे में ही रहती है ना बीवी। वो तंजिया अंदाज में बोली, खामोश, अपनी औकात मत भूलो। तुम्हारी हैसियत मेरे सामने एक रिखेल सी है। तुम्हारा वजूद मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। अपनी औकात में आओ। और वनी में आई हो तुम, भूलो मत। उस नाजुक लड़की को अपने सामने जुबान चलाते देख वो गुस्से की शिद्दत से दहाड़ा, और साथ ही उसे गौर से देखा, मगर नाक भरी बड़ी निगाहों से देखा। वो दुल्हन के सुर्ख अरूसी जोड़े में तमाम हशर सामयानियों समेत उसके सामने खड़ी किसी का भी दिल घायल कर सकती थी। पर सामने खड़ा शख्स नफ्स का गुलाम हरगिज ना था। वो मजबूत असाब का मालिक, शहजादों जैसा रोबो जलाल,
वो क्योंकि इस छोटी सी लड़की की बातें सुनता। मैंने नहीं कहा था आपसे मुझसे शादी करे, ये आपका ही फैसला था। अब मुझे किस बात का एटीट्यूड दिखा रहे हैं? सामने खड़ी लड़की भी नहीं ने भी नाक से मकड़ी उड़ाई। शादी नहीं की है तुमसे, वनी में आई हो। उसका मुंह दबोचे वो चीखा। अभी जब सुबह नीचे जाओगी ना, मुलाजमों के साथ काम करोगी, तो अपनी औकात का तुम्हें पता लग जाएगा। ये तुम्हारे बाप का महल नहीं है। अपनी बात पर उसने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट दी। वनी में लिया है, पर भूले मत कि अब निकाह में लिया है आपने मुझे। बाप का महल ना सही, बहुत शौहर का तो है ना। अपनी नीली आंखें उसकी ब्राउन आंखों में गाढ़े हुए वो बोली। सामने खड़ा शख्स नीली आंखों को देखकर चौंका जरूर था, मगर अपने ख्याल को झटक दिया। उनकी बातों की तीर की तरह मुकाबिल को लगी थी। और फिर वो थोड़ा ऊपर को उठी, उसके कॉलर जगड़े और कान के करीब झुकी। आप माने या ना माने, हकीकत ये है कि मैं सैयद अशमल शाह की बीवी हूँ। बात करते उसके होंठ अशमल के कान की लो को टच कर रहे थे। एक लम्हे के लिए अशमल के दिल की धड़कनें भी रुक गई, पर फौरन खुद को कंपोज किया। हा हा, बीवी? तुम्हारी औकात नहीं मेरी बीवी बनने की, मासूमा सिकंदर। तुम्हारी हैसियत एक रखेल से ज्यादा नहीं है। अशमल का लहजा तमस्खराना था, और उसकी बात पर मासूमा के लबों पर तंजीह मुस्कुराहट लगी। सैयदों के वारिस के मुंह से रखेल जैसा लफ्ज कुछ नजीबा नहीं लगता? उसने झुककर सरकोशी में पूछा। उसकी बात पर मुकाबिल के माथे पर बलों का जाल बिछा। रखेल जैसा लफ्ज इस्तेमाल करके अपने ओहदे से गिर रहे हैं आप, मुर्शद साहब। अनकर ही बड़े मुर्शद जी बनने वाले हैं आप। मासूमा के चेहरे पर तमस्खर बड़ी मुस्कुराहट थी। मेरी मर्दानगी को मत ललकारो, बहुत पछताओगी। वो शिद्दत से धाड़ा। आह, मर्दानगी वाकई है आप में। वैसी मर्दानगी तब कहाँ थी जब मर्दों के बीच औरत को लाया गया? ये मर्दानगी तब कहाँ थी जब आपके घर वालों ने लड़की का मुतालबा किया? क्या है बहादुरों वाला काम? क्या है मर्दानगी? ये मर्दानगी तब कहाँ थी जब एक बेकसूर लड़की को सजा मिली? वो चीखते अपने नाजुक हाथ उसके कुशादा सीने पर मार भी रही थी। कत्ल आपके भाई का हुआ, कातिल मेरा भाई था। मैंने क्या बिगाड़ा था? मर्द होते तो मर्दों वाले काम करते, गोलियां मेरे भाई के सीने में उतारते, ताकि मुझे अपने निकाम में लेकर रखेलों के रुतबे पर फाइज करते। अब बंद कमरों में एक औरत को मर्दानगी दिखाने की धमकी दे रहे हैं। ये मर्दों वाले काम नहीं है मुर्शद साहब। वो एक बार फिर पूरी कुव्वत से चीखी। सैयद अशमल शाह को अपनी 30 साल जिंदगी में पहली बार शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मासूमा का एक एक लफ्ज हकीकत पर मुबनी था। मर्दों वाला काम तो ये वाकई ना था जो उसने किया था। वो तो पहले भी निकाह का कायल नहीं था, पर उसके बाप ने जबरदस्ती किया था। चार न चार उसे मानना पड़ा, पर उसे अपने निकाह में लेने के बाद इस पाकीज़ा बंधन की तौहीन करना, रिखेल कहना, वाकई उसे शर्मिंदगी के समंदर में घाट गया था। अशमल बिना कोई जवाब दिए कमरे से निकलता चला गया, जबकि मासूमा बिस्तर पर गिरती आंखें मूंद गई। सुबह सुबह दरवाजा पीटने की आवाज ने उसकी नींद में खलल डाला। अपनी आंखें मसलती उसने बामुश्किल आंखें खोली, फिर अपने भारी लहंगे को संभालती बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। पूरी रात पाँव लटकाकर सोने की वजह से दर्द की खेर से उठी थी, जिसे नजरअंदाज करते हुए दरवाजा खोल चुकी थी। ओ बीबी, नीचे आओ, आराम करने नहीं आई तुम यहाँ? एक पक्की उम्र की औरत ने बदजुबानी से कहा। आहिस्ता आहिस्ता ज़हन बेदार हुआ तो मासूमा को अंदाजा हुआ कि अपने घर में नहीं है। मैं आती हूँ, उसने नर्म लहजे में कहकर दरवाजा बंद कर दिया। हवेली के सारे मर्द भी खाने पर आ चुके थे। सईद अशमल शाह अपनी पूरी मर्दाना वजाहत के साथ अपने बाप के बराबर वाली कुर्सी पर बरजुबान था। ओवनी कहाँ है? मामून शाह ने पूछा, लहजे में नफरत वासिया थी। अशमल ने चौंक कर बाप की तरफ देखा। साईं बुलाया है, आती होगी बस। रिफत शाह ने नरमी से कहा। तभी अशमल की नजरें राफिया पर रुकी, जो बड़े इश्तियात से सामने देखने में मुहब था। अशमल ने उसकी नजरों के इर्तकाज में सामने देखा तो माथे पर बल पड़े। मासूमा सीढ़ियां उतर रही थी। उसने आतशी रंग की घुटनों तक आती फ्रॉक साथ चूड़ीदार पजामा जिप तन किया हुआ था। लॉन का दुपट्टा गले में डाल रखा था। चॉकलेटी ब्राउन कमर तक आते सिल्की बाल हल्के कैचर में जकड़े नीचे की तरफ खुले छोड़े गए थे। कुछ लटे खूबसूरत चेहरे का तवाफ कर रही थी। सर्दी में नहाने की वजह से गाल और नाक सुर्ख हो रहे थे, या ऊंटी लब आपस में बहस थे। संगमरमर से तराशे पैर जिन्हें वो सहज सहज कर सीढ़ियों पर रख रही थी, गोया इस हालत में वो किसी के दिल पर कहर बर्पा कर सकती थी। अशमल को ये सोच ही गुस्सा दिला गई थी कि ऐसी हालत में मुलाजिम भी देखेंगे और उन पर राफिया की गंदी नजरें।
सभी पेशानी पर बलों का जाल नमूदार हुआ। अब सबकी नजरें उस पर थी क्योंकि वो मेज के पास आकर खड़ी हो चुकी थी। सुगरा, इरफत बाजी ने मुलाजमा को बुलाया जो बोतल के जिन की तरह हाजिर हुई। लेके जाओ और मदीहा के हवाले कर दो, वो समझाएगी इसके काम, उन्होंने सख्ती से कहा। मासूमा ने शक्ल बिगाड़ी और सुगरा के पीछे चल दी। अशमल की नजरें दूर तक उसका पीछा किया और ये नजरें नूर को बहुत चुभी थी। आखिर क्यों उसकी तरफ देखना तो गवारा नहीं करता था। दूसरा, मासूमा की खूबसूरती उसे सख्त बेचैन कर गई थी। मासूमा तो ऊपर से नीचे तक बस मदीहा को देख रही थी, इंतहाई मोटी और खौफनाक औरत, दुपट्टा कमर पर बांधे सबको हुक्म सुना रही थी। देख क्या रही हो, काम शुरू कर। मदीहा गुस्से से बोली, बिना कुछ खाए सुबह सुबह काम कैसे करूं। मासूमा ने तरक के जवाब दिया, चुप, ये बर्तन धो, फिर दिन का खाना चढ़ना चढ़ाना दिमाग मत खपा। मदीहा ने बिना लिहाज के कहा, जबकि तज़हीक अमेज लहजा मासूमा को गुस्सा दिला गया, जिसे वो जब्त कर गई। आज बड़ी नाश्ता चाहिए मेहरानी को। मदीहा ने हंसते हुए तंज मारा। सुनो मदीहा मोटी, ये बर्तन इतने सारे क्या पूरे गांव वाले के घर की जमा कर लिए हैं। मासूमा ने राजदाना अंदाज में मदीहा के पास झुककर कहा, जिस पर वो बिछड़ गई। जबकि मोटी सुनकर आसपास काम करने वाली मुलाजमाएं हंसने लगी। अब बुरो मत, जैसे खा जाओगी। छी गंदी बात। मासूमा ने मुंह बनाकर मासूमियत से कहा। सारी मुलाजमाएं हैरत से देख रही थी, मतलब वनी में आई लड़की के इतने नखरे। चुप करके काम करो सब। मदीहा गुस्से से चीखी, ए, बात बात पर चीख क्यों रही है। और ये पतीली नहीं है, पूरा देग है। मेरी नाजुक हाथ इस कामों को करने से कासिर है, मैं नहीं कर रही। उसने सिरे से ही इनकार किया। चल बाहर। उसे लेते बाहर की जाने पड़ी। सारे अफराद हॉल के दरवाजे पर बैठे थे और चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। क्या हुआ, इस मनहूस को यहाँ क्यों लेकर आई हो। इरफत शाह ने उसे आते देख नखौत से कहा, बीबी जी, मैंने बहुत कहा पर ये कोई काम नहीं कर रही। मदीहा ने मसला बयान किया। मैं काम कैसे करूं, मुझे नहीं आता। मैंने तो हिल के पानी तक नहीं पिया आज तक। ऊपर से आप लोग खाते कितना ज्यादा है। नहीं मतलब, खाना जीने के लिए खाते हैं, आप लोग तो खाने के लिए जी रहे हैं। मैं बर्तन कैसे धोऊं, मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। और वो देगे नुमा देख, देखिए मैंने कैसे उठाऊं। उसे अपनी नाजुक हाथों की तरफ इशारा किया जो वाकई ये सब करने से कासिर थे। ऐसा लग रहा था पूरे पंडाल का खाना बनाना है। मासूमिया ने मासूमा ने मासूम शक्ल बनाए अपना मसला बयान किया। सब घर वालों के मुंह से उसकी तेज चलती जुबान देखकर खुल गए थे, जबकि अशमल ने ताज्जुब से सर हिलाया। मतलब वो यहाँ भी पास नहीं है। इससे पहले कि वो मजीद बोलती, सलीमा बेगम ने आकर एक थप्पड़ लगाया और सिर रिफत शाह की खामोशी सख्त चुभी थी, जिसने उस लड़की की बदतमीजी पर कुछ नहीं कहा था। एक लम्हे को सुकूत छा गया। अशमल बेचैन होकर तेजी से खड़ा हुआ। बहुत देखे है तेरी जैसी, देखना सारे काम करेगी बिना नखरे के, वो गुस्से से बोली। थप्पड़ जोरदार था पर उसने फौरन खुद को कंपोज किया और खड़ी हो गई। होंठ किनारे से फट गए थे। होठों पर लगे खून को उंगलियों की मदद से बेदर्दी से साफ किया, जैसे ये उसके लिए एक नई बात ना हो। मेरी जैसी नहीं बन मिल सकती, मैं ही हूँ बस दुनिया में। उसके लहजे में गरूर था, ना कोई खौफ ना कोई डर। उसकी आंखों में एक जुनून था और उसके एतमाद पर अशमल समेत सब दम बखूर रह गए। वो तो इस छोटी सी 17 साल लड़की को हौसला देकर परेशान हो गया था। अभी सारी अकड़ निकल जाएगी। मदीहा, जाओ इसे ऊपर कमरे में बंद कर दो और खाना देने की भी जरूरत नहीं है। हम भी देखते हैं कि कब तक ये नखरे दिखाएगी। रिफत शाह ने मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन मासूमा की मुस्कुराहट देख के उनकी मुस्कुराहट मासूम पड़ी। चले भाई, ये भी कोशिश करके देख ले। बहुत डीठ हूँ एक्चुअली ना दे मुझे खाना, काम मैंने फिर भी नहीं करना। हाल बता, एक हफ्ते बाद जब नडाल पड़ी होगी तो डॉक्टर के पैसे आप ही ने खुद ही देने हैं। मासूमा ने चालाकी से नया पता फेंका। हम क्यों बुलाएंगे डॉक्टर को, बड़ी पड़ी रहो तुम ऐसे ही। सलीमा शाह ने नखोद से कहा, सोच ले गांव वाले क्या कहेंगे। सईद अशमल शाह ने वनी में आई मासूम लड़की को बेदर्दी से कतल कर दिया। उफ, क्या इज्जत रह जाएगी। उसने मुस्तकबिल की झलक दिखाई, जिस पर वो दोनों खड़बड़ाए। ऊपर बंद कर दो इसे और खाना दे देना, रेफत शाह ने हुक्म दिया। और वो अपने बड़े बेटे पर कोई दाग लगते नहीं देख सकती थी। उनके फैसला बदलने पर मासूमा को हंसी बहुत आई, पर कंट्रोल कर गई। यही तो आता था उसे मुकाबिल के दिमाग से खेलना, ऐसे कि वो खुद को गलत समझे। वो भी क्या करती, भूख से जान निकल रही थी। मदीहा उसे ऊपर ले गई,
लेकिन अशमल का दिल बेचैन था। वो जानता था कि स्टोर रूम की हालत सही नहीं है। अब उसे यही फिक्र थी कि वो कैसे रहेगी वहां। अशमल खुद बाहर से पढ़कर आया था, पर उनके खुले माहौल में कभी फिट नहीं हुआ। उसे खुद की सकाफत पता थी। उसकी यूनिवर्सिटी की कई लड़कियां उस पर ट्राई मार चुकी थी, लेकिन वो अपने आप में रहने वालों में से था। ज्यादा फ्री होना उसकी आदत नहीं थी। उसके फ्रेंड्स लड़के ही थे। लड़कियां बस देख के हसरत पूरी करती थी, पर लड़कियां उसे शुरू से ही पढ़ी लिखी और कॉन्फिडेंट फुल पसंद थी। यही वजह थी कि उसे जोबिया पसंद नहीं आई, क्योंकि वो इसकी आई लिस्ट वाइफ पर पूरी नहीं उतरती थी। मसूमा का अंदाज लबो लहजा ये बता गया था कि वो पढ़ी लिखी है। हाँ, अपनी अना में आकर उसने उसकी पढ़ाई से मुतल्लिक नहीं पूछा, पर अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। दूसरा, उसका कॉन्फिडेंस जो शादी वाली रात उसे मुतासिर कर गया था। वो लड़की उसकी निकाह में थी, और यही सबसे बड़ी बात थी। ये ताकत थी इस पकीज़ा रिश्ते की। उसे हर लिहाज से अच्छी लग रही थी। हाँ, कुछ चीज़ों का लिहाज उसे नहीं था, जो यकीनन उसे सिखाने वाला था। अशमल ना चाहते हुए भी अपनी मंगेतर जोबिया और मसूमा को कंपेयर कर गया था, और मसूमा उसे हर लिहाज से अपने लिए परफेक्ट लगी, जो उसके लिए सूट भी करे। पर सईद अशमल शाह चुप तो नहीं सकता था। हाँ, वो खुद आती तो बात और थी। सब काम में लग गए थे, पर अशमल का दिमाग पटक पटक कर मासूमा की तरफ जा रहा था। यहाँ तक कि जिरगे में भी वो बहुत बेदिली से बैठा लोगों की बातें सुन रहा था, और दादा साईं उसका खोया खोया अंदाज महसूस कर चुके थे और अंदाजा भी लगा चुके थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अभी उठकर जाए और इसे बाहर निकाल दे। स्टोर रूम में मासूमा को इंतहाई मुश्किल हुई थी। एक तो अंधेरा, ऊपर से पानी। पता नहीं ये पानी कहाँ से टप टप करके गिर रहा था। पूरा दिन वहां होने की वजह से उसका जिस्म ठंडा पड़ रहा था। रात के पहर जब सब सोने चले गए, तब अशमल उसके कमरे में आया, और उसकी हालत देखकर अशमल के हवास स्लिप हुए, जो जमीन पर पड़ी ठंड से कांप रही थी। ऊपर की तरफ से पानी की ली लीकेज का यकीनन किसी को नहीं मालूम था, और ना ही किसी ने दोबारा कमरे में देखने की जहमत की। इतनी लापरवाही पर उसे गुस्सा भी आया था, जिसका हिसाब वो कल लेने वाला था। वो होश में आते उसे बाहों में भरे कमरे की जाने पड़ा। उसे स्टडी के पास एक साया दिखाई दिया, जिसे इसने मुलाजिम समझकर इग्नोर कर दिया। उसे बेड पर लाए उसका हाथ पाँव मसलने लगा। अशमल को उसे देखकर अपनी हालत खराब होती हुई महसूस हुई। मासूमा, वेक अप बेबी, ओपन योर आइज। वो प्यार से उसकी गालों को थपथपाते हुए उठाने लगा। तभी उसके गीले कपड़ों का एहसास हुआ तो फौरन उठते अपनी हाई नेक और ट्राउजर निकाले। लाइट ऑफ करते खुद पर जब्त करते कपड़े चेंज करने लगा। इस्लामाबाद की इस ठंड में दूसरा काम उसने हीटर ऑन किया और उसे कंफर्टर उड़ाया। इस सब के बाद उसके जिस्म में हल्की सी हरारत महसूस हुई। जब उसने नींद आंखों खोली, महर, ठीक हो तुम? अशमल ने प्यार से गालों को सहलाते उसे पूछा। पहले तो वो गायब दिमागी से उसे दिखने लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जहन फिर तारीकियों में डूब गया। उसके होश में आने की वजह से अशमल थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था। खुद पर कंफर्टर डालते उसके नाजुक वजूद को अपने हिसार में लिया, तो खुद एक सुकून उतरता हुआ महसूस किया। उसी के बारे में सोचते सोचते नींद की वादियों में वो उतर गया था। सुबह सूरज की किरणों ने नींद में खलल डाली। होश में आते ही खुद को अशमल की हिसार में देख उसे हैरत का झटका लगा। वो हड़बड़ा के उठी, और इसी इफ्तार में अशमल की भी आंख खुल गई। क्या तूफान आया है? अशमल ने बिगड़े तेवर लिए पूछा। अपनी नींद के खराब होने पर उसे सख्त गुस्सा आया था। तो तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? उसने अटकते हुए पूछा। कहाँ सोना चाहिए मुझे? उसने आगे से सवाल किया। आइंदा तुम नहीं, आप सुनो, समझी? तुम, आप। मासूमा की बात बीच में ही काटते अशमल की तरफ झुकते, उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ी। आप। अशमल की सर्द महर आंखों को देखते मासूमा ने झट से आप कहा। वो जो उसके गुस्से से नहीं डरती थी, उसकी कोरबत में जान हवा हुई, जबकि उसकी ताबेदारी पर अशमल की सुर्ख हो मुस्कुराहट में डली, और दाएं गाल पर घड़ा नमूदार हुआ। मासूमा तो यक तक उसके हसीन चेहरे में खो सी गई थी। तुम्हारा ही हूँ, बाद में देख लेना। अभी फ्रेश होने जा रहा हूँ, आके नाश्ता भिजवाता हूँ। नीचे आने की जरूरत नहीं है, ओके? प्यार से उसके गाल थपथपाते हुए वो बाथरूम की जाने पड़ गया। मासूमा तो उसके रवैये से हैरान थी। ये पागल वागल तो नहीं हो गया? अपनी सोचों में गुम उसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी, तो हैरत से आंखें फैली। ये, उसके आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। गाल पल में सुर्ख हुए थे। अशमल फ्रेश होकर बाहर आया। वो अब भी उसी हालत में बैठी थी।
ब्राउन शलवार कमीज पर ब्लैक शॉल शानों पर फैलाए, रोलेक्स की घड़ी हाथों में पहने, बालों को जेल से सेट किए। वो किसी रियासत का शहजादा ही लग रहा था। अपनी नजरें उस पर से चुराती उसके पीछे आकर खड़ी हूँ। अशमल ने शीशे से उसके सुरापे को भरपूर निगाह से देखा। मेरे कपड़े किसने चेंज किए? नर्वसनेस पर काबू पाते उससे आराम से पूछा। मेरे अलावा ये गुस्ताखी और कौन कर सकता है बेगम? अशमल ने आईब्रो झुकाई। क्यों? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। बस मेरा दिल चाह रहा था। कमाल की बेनियाजी थी। वसूमा तो बस सोच के रह गई। मैं समझ गई हूँ जो आप करना चाह रहे थे। वो गुस्से से बोली। ग्रेट। क्या करना चाह रहा था मैं वैसे? मुझे भी सुना अपनी ज़हीन दिमाग की बेहतरीन ख्याल। इंतहाई इंतहा अंदाज मस्खराना बड़ा था, जिसने जल्दी पर तेल का काम किया था। आप मुझे अपनी रखेल। बाकी अल्फाज मुंह में रह गए जब अशमल ने तेजी से उसे घुमाकर ड्रेसिंग के साथ पेन किया। गुस्से से शहद रंग आंखों में सुर्खी उतरी, गर्दन और माथे की रगें फूली थी। मासूमा के पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई। अपने लफ्जों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना आएगा, वरना इंजाम अच्छा नहीं होगा। सॉरी। मासूमा ने गोया बात ही खत्म की और अपने होंठ काटने लगी। अपने होंठ उछलने बंद करो, सख्त लहजे में कहता वो रूम से बाहर निकल गया। कि इसे क्या हो गया और ये मुझे क्या हो रहा है? अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते वो गोया हुई, फिर फ्रेश होने चलेगी। नीचे आते ही सब उसके मुंतजर थे। नाश्ता शुरू करे। वो भी अपनी पूरी कुर्सी पर पूरी शान से बैठा। इस लड़की को कमरे से किसने निकाला? सलीमा शाह ने से रहा ना गया तो उन्होंने बज़ाहिर तो अशमल से ही पूछा था, और नजरें मुलाजमीन पर थी, जबकि अशमल बखूबी उनका अंदाज पहचान गया था। आखिर को जुड़के में बैठते हर तरह के लोगों से वो मिलता था। आदत हो गई थी लोगों का रंग पकड़ने की। मैं लाया था। सिकू को मसला है? लहजा इतना सख्त और ठंडा था कि किसी ने मजीद सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं की। मदीहा। जी मुर्शद साहब। मदीहा ने सर झुकाए कहा। मासूमा को कमरे में नाश्ता देकर आओ। उसके इस हुक्म पर सबकी आंखें हैरत से फैली, पर पूछने की हिम्मत अब भी किसी में नहीं थी। उसके बेजा गुस्से पर से सभी अच्छी तरह वाकिफ थे। दादा दादी के चेहरे पर मुस्कुराहट ने अहाता किया। इब्राहिम ने सबको मना कर दिया था कि फिलहाल कोई मासूमा को तंग न करे। वजह उसकी तबीयत खराबी थी। उसने मुलाजमीन की भी क्लास ली थी कि रूम में पानी की लीकेज का किसी को इल्म क्यों नहीं हुआ। मामून शाह और अरबाज शाह ऑफिस के लिए निकल चुके थे, जबकि इब्राहिम शाह जिरगे में थे और अशमल शाह अपने दोस्तों से मिलने गए थे। राफिया अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने निकला था। घर में फिलहाल सिर्फ औरतों की हुकूमत थी। भाभी, इस लड़की को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। बनी में आई है, पता तो लगे, वरना एक बेटा तो खो चुकी है, दूसरा भी खो देगी। आमना ने ताबूत में गोया आखिरी कील ठोकी थी। रफत शाह पुरसोच अंदाज में कुछ सोचने लगी और फिर चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आई। सुगरा, इस वनी को लेकर आओ फौरन। उन्होंने सर लहजे को महसूस करते हुए सुगरा हाँ में सर हिला दी, ऊपर की जानिब गई, जबकि वो सब आग लगाने के बाद तमाशे की मुंतजिर बैठी थी। आपने बुलाया? बसुमा ने आराम से पूछा। ईशा दिल ही दिल में उसके लिए बहुत सी दुआएं पड़ चुकी थी, क्योंकि सबके सामने बोलने का हक तो उसे मिला ही नहीं था। हाँ, सुलेमान जो कि मामून शाह का खास मुलाजिम था, वो भी वहां था। सुलेमान, इस लड़की का हाथ पकड़ कर इसे ऊपर सर्वेंट क्वार्टर में छोड़ दो। इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात समझना मुश्किल नहीं थी। जब बल से काम न चला तो बात इज्जत पर ले आई थी। तुम बस सर्वेंट क्वार्टर का रास्ता बता दो, मैं खुद चली जाऊंगी। एक सख्त नजर उन पर डालकर मसूमा ने रसानियत से कहा। सलमान की हवस भरी नजरें खुद पर महसूस करके लब भींच के रह गई थी। नहीं, हाथ पकड़ो इसका सुलेमा, बहुत गरूर है इसे अपनी इज्जत का, है ना भाभी? आमना ने हंसते हुए कहा। अब अपनी इज्जत का तमाशा देखो। इरफत ने जारिली मुस्कुराहट समेत कहा। आखिरी के दो जुमले घर में दाखिल होते हर मर्द ने सुनी थी। अशमल को उस देर पूरी तरह खटका था। वो तेजी से अंदर की जाने पाया, पर अंदर के मंजर ने उसके कदम वही रोक दिए। इससे पहले कि सलमान की गलत हाथ उसे छूते, मसूमा ने अपने पैर तेजी से चलाए और साथ ही एक थप्पड़ की आवाज गूंजी, और साथ ही मसूमा ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो जमीन पर गिरा और वो उसकी पसलियों में ठुड्डे मारने लगी। ये सब मिनटों का खेल था, किसी की भी समझ से बालातर था। अश्वर के चेहरे पर लाखत्म होने वाली मुस्कुराहट ने बसेरा किया। ख्याल तो यही था कि एक सरदार की बीवी को इतना ही बहादुर होना चाहिए।
तेरी इतनी हिम्मत, तो मासूमा सिकंदर को हाथ लगाए। तेरे जैसे 10 मेरे आगे और 10 मेरे पीछे घूमते हैं। वो शेरनी की मां ने दहाड़ी थी। बात इज्जत पर जो आ गई थी। क्या हो रहा है यहाँ? दादाजी की आवाज पर मासूमा फौरन सीधी हुई। नजरें अशमल से टकराई, जो जज्बात लुटाती नजरों से उसे देख रहा था। कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। इरफत ने फौरन बात को रफा दफा करना चाहा। ऐसे क्या अम्मा साई? किसी की इज्जत का तमाशा लगवा रही थी आप? वो मंजर याद करते खुद सख्त लहजे में आ गई थी। मतलब? उसकी माँ ने उसकी बीवी को मुलाजमा के सामने पेश कर दिया। बेटा नहीं, वो आमना ने वजाहत देनी चाहिए। आप सब सरदार की इज्जत का तमाशा निकाल रहे थे, है ना? वो पूरी शिद्दत से चीखा। बस यही चल रहा था कि सब तहस नहस कर दे। किसी ने उसकी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखा भी कैसे? नहीं बेटा, हम मासूमा की बात कर रहे थे। आमना ने जल्दी से सफाई दी और खुद ही अपने लफ्जों में फंसी थी। रियली? मासूमा बीवी है मेरी, मेरी इज्जत। क्या तमाशा लगाया हुआ है? वो फिर से दहाड़ा था। तुम इस बनी के लिए अपनी माँ पर चिल्ला रहे हो? मामून शाह से उसका मासूमा की इतनी साइड लेना बर्दाश्त नहीं हुआ। तो फौरन बोले, बाबा साईं, आप लोगों पर जान भी कुर्बान, पर यहाँ बात मेरी इज्जत की है। आप लोगों के नजदीक गांव के सरदार की बात की कोई अहमियत नहीं रखती होगी ना? बाप को जवाब देते वो दोबारा उनकी उनसे मुखातिब हुआ कि उसके मना करने के बावजूद मासूमा को नीचे क्यों बुलाया। सर्द महरी कायम थी। सबको चुप सी लग गई थी। तुम्हें मना किया था ना नीचे आने के लिए? उस सख्त तेवर लिए मासूमा की जानिब को मार। सुगरा जबरदस्ती लेकर आई थी। मासूमा के बोलने पर सुगरा गड़बड़ाई। तुम सब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद किसी ने मेरी बीवी से जुबान दराजी की तो इसका सामना मुझसे, यानी सैयद अशमल शाह से होगा। वो बीवी कहकर बहुत कुछ बावर करवा गया था। उसे लेकर जाओ। शामिल खान और इसकी खातिरदारी में खुद करूंगा। अशमल ने अपने खास बंदे सुलेमान को उठाने को कहा, जो कि डर के मारे उठ भी नहीं रहा था। माफ कर दे साईं, साईं माफी। उसकी सारी दहाइयां नजरअंदाज करते वो मासूमा का हाथ पकड़े ऊपर की जानिब जा चुका था। सुलेमान की आंखों की हवस अशमल से छुपी ना थी और यही चीज उसे सख्त पेश दिला गई थी। बाबा साईं, देख रहे हैं अशमल इस वनी को सर पर बिठा रहा है। मामून ने इब्राहिम से कहा, जिस पर वो इन्हें घूरने लगे। मुझे फख्र है अपने पोते पर। यह कहकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। मामून साहब सही मायनों में अपने फैसले पर अब पछता रहे थे। वो इसे ऊपर लाए, हाथ छोड़कर उसकी जानिब मुतवजा हुआ। आई एम सॉरी। अशमल के लहजे में शर्मिंदगी मासूमा को चौंका गई थी। वो एक ना करदा गुनाह की माफी मांग रहा था। किस लिए? कुछ हुआ नहीं। तुम्हें अपनी हिफाजत करनी आती है, ये देखकर अच्छा लगा। फिर भी ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ होता तो ये ना होता। वो आराम से अपनी गलती मान रहा था। तुम सईद अशमल शाह की मलकियत हो और मैं अपनी चीजों में शराकत दारी बर्दाश्त नहीं करता। अभी इज्जत की हिफाजत जान से बढ़कर करना है मुझे। उसके अंदाज में मौजूद जुनून मासूमा को कपकपाने में मजबूर कर गया था। अशमल ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से नजदीक किया और उसे सिल्की बालों में मुंह छुपाए गहरा सांस लिया। उसकी इस पेशकदमी ने मासूमा को सिरे से ही साकित कर दिया था। उसने फौरन अशमल के सीने पर हाथ रखे उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन सख्त गिरफ्त की वजह से नाकाम ठहरी। क्या कर रही हो चुड़ैल? अशमल ने मासूमियत से अनजान बनते पूछा और फिर उसके चेहरे पर लम्स छोड़ने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? अशमल की गुर्बत को सारे हवास खो चुकी थी। प्यार, एक लफ्जी जवाब और शायद रंग आंखों के खुमार ने मासूमा का दिमाग शल कर दिया था। उसे अपनी दरगनों की मध्यम धुन बाहर तक सुनाई दे रही थी। अपनी कैफियत पर काबू पाते उसने अशमल को गुस्से से देखा, जो कि मुस्कुराती आंखों से उसके पल पल बदलते तासुरात देख रहा था। इस सारे ड्रामे मेरे सामने मत कीजिए और मेरे पास मत आइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे अशमल के को पड़े धकेलते हुए धमकी दी। तुम चाहकर भी मुझे मेरा जायज हक मुझसे नहीं लेने से रोक सकती। तुम क्या, दुनिया का कोई कानून मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। तुम शरई और कानूनी तौर पर सईद अशमल शाह की बीवी हो। उसे खुद से दूर करता अशमल को नागवार गुजरा था, जब इस सख्त लहजे में उसे बहुत कुछ बावर करवा दिया था। हा हा हा, सिर्फ हक याद है, बीवी के फ्राइज होते हैं जिससे आपको कोई लेना देना नहीं। मासूमा ने तेज आवाज में कहा, कौन सा फर्ज पूरा नहीं किया मैंने? चार दीवारी में तहफ्फुज दिया, वनी में आने के बावजूद।
इस निकाह का एहतराम करते हुए सबके सामने तुम्हें बीवी का रुतबा दिया। तुमसे मोहब्बत का दावेदार हूँ। अगर पास आया भी तो किस लड़की के जो मेरी बीवी है। मेरा किरदार बिल्कुल साफ है। अपने फर्ज के मामले में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं की मैंने। बात समझ आई? वो दबे दबे लहजे में हराया। उसका कहा हर लफ्ज सच था, पर मासूमा अपने दिमाग का क्या करती, जो मुख्तलिफ वसवसों का शिकार था। उसका जहन उसे अपना आप ऐसे शख्स को सौंपने पर आमादा ना था, जो कि शादी की पहली रात उससे सख्त अल्फाज और रवैये आशना करवा चुका था। पर इस वक्त अशमल की जहनी हालत भी सही नहीं थी। जो भी कहा था गुस्से में कहा था। उसका भाई मरा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि इसमें कसूरवार वो नहीं। वो अपने किए पर शर्मिंदा था। आपको जो करना चाहते हैं मैं समझती हूँ, और छोड़े मुझे। आप सिर्फ मुझे टॉर्चर करना चाहते हैं। वो अपनी नीली आंखों में आयते आंसू साफ करती आहिस्तगी से मन मनाई। अशमल थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। तुम जो मर्जी समझो मेरी बेवकूफ चुड़ैल, मगर ये प्यार कम नहीं होगा। इतना कहकर उसने मासूमा के रूई जैसे फूले गाल पर जोर से किस की। उसकी मूंछों से चुभन महसूस करते वो साकित सी अभी अपने दाएं गाल पर हाथ रखे समझने की कोशिश कर ही रही थी कि उसे अशमल के लफ्जों की समझ आई, तो भागते हुए उसके पीछे कमरे से निकली। अशमल अभी सीढ़ियों के पास पहुंचा था कि मासूमा जल्दी से उसकी आगे। तुमने मुझे बेवकूफ कहा ना? मैं तुम्हें, पर जल्दबाजी करने के चक्कर में पैर फिसला। इससे पहले कि वो गिरती, उसका हाथ अशमल की मजबूत गिरफ्त में था, जबकि उसका वजूद हवा में मौलिक था। तुम नहीं मानो, आप कहो। तुम, मैं तुम ही बोलूंगी। बस उमा ने तरक कर जवाब दिया। बस एक बार और तुम बोलो, फिर इसके बाद शाह वाले की सीढ़ियां गिनना। वो कहते हुए मुस्कुराया। जब मासूमा को एहसास हुआ कि वो अब भी अशमल के रहमो करम पर है। अशमल, आप ऐसा नहीं करेंगे। खौफ और हरास में जुबान से क्या अल्फाज अदा हुए उसे खुद भी समझ नहीं आए। अशमल उसकी आप कहने पर दिलकशी से मुस्कुराता उसे ऊपर की जानिब खींच चुका था। वो तेजी से अशमल के चौड़े सीने से लगी। अशमल ने उसकी नाजुक कमर के गेट पास वाल किए, जबकि मासूमा ने अशमल के गर्दन के गेट बाहों का हार बनाया और अपने जिंदा होने पर गहरी सांस ली। बीवी, अगर मेरी बातें मानेगी तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। रूम में जाकर रेस्ट करूँ, मुझे कुछ काम है। वो कहता उसके दाएं गाल पर जहां उसके दांतों के निशान थे लब रखे पीछे हटता। उसकी गाल थपथपाता वो नीचे की जाने पड़ गया। चिलाक बंदर, छिछुंदर। मासूमा उसे नए नाम से नवाजती कमरे की जाने पड़ गई। नीचे सारी औरतों ने यह मंजर देखा और अपने मतलब का मतलब निकाला। अशमल बेनियाजी से सबकी शाकी नजरों पर नजरअंदाज करते बाहर की जानिब निकलता चला गया। आप लोगों ने अशमल का निकाह करवा के अच्छा नहीं किया मेरे साथ, जोबिया गुस्से से कहती कमरे की जानिब पड़ गई। वो दोपहर के वक्त कुछ खाने के इरादे से बाहर आई, तो बाहर मौजूद खवातीन ने उसे बातें सुनाना शुरू करती थी। यहाँ तक कि अशमल की मंगेतर भी उसे सख्त सुस्त सुनाने लगी थी। और वो पहली बार था कि किसी के आगे वो कुछ बोल नहीं पाई थी और चुपचाप वहां से निकल आई। दरवाजे पर खड़े अशमल ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उसके जाने के बाद वो अंदर आया और सख्त निगाहों से उन तीनों को देखा। मैंने कहा था ना, आप में से कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। अगर दोबारा ये सब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस सर लहजे में बोला। अपने भाई की कातिल की बहन की हमायत में बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे, तुम्हें तो चाहिए था इस लड़की की खाल उधेड़ कर रखते थे, मगर तुमने क्या क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो तो उल्टा फायदे में होंगे। हमारे बेटे को मारने के बावजूद उनका बेटा कसास से बच गया और बोझ की सूरत में जो बेटी मौजूद थी वो ब्याह दी। फातिमा शाह ने तंजिया लहजे में कहा। बस कर दीजिए अम्मा जी, कब तक ये नफरत की हवाएं चलती रहेंगी? मैं बाहर से पढ़ कर आया, वहाँ ऐसी कोई बेइंसाफी नहीं होती, बल्कि उन लोगों ने अब इस कदर इंसाफ अपने मुल्कों में भरा हुआ है कि मुझे रश्क आता है। वहाँ किसी मासूम और मजलूम की सजा नहीं दी जाती। और रही बात कसास की, तो कसास इस सूरत में होना था जब ये कत्ल जानबूझकर होता। लेकिन ये कत्ल शाहनवाज से गलती से हुआ है, और वो लोग हमें पैसे की सूरत में दीद देने को तैयार थे, जो कि ऐन शरीयत थी। मगर हम लोगों ने क्या किया? वही काम किया जो इस गांव की रस्म के मुताबिक था। अब बस बहुत हुआ, ये रसूमात मजीद नहीं बननी चाहिए। वो सर लहजे में बोला और फिर कमरे की जाने पड़ गया। कमरे में आया तो गुमसुम सी बैठी मासूमा के पास गया। सुनो, मुझे कमजोर लड़कियां नहीं पसंद। तुम जब भी तकलीफ में होगी
अश्वल चाकू खुद से आगे डाल की सूरत में पाओगी, मगर मैं तुम्हें कमजोर नहीं देखना चाहता। चुप नहीं रहोगी आइंदा, किसी के सामने भी। ये माशरा कमजोर लड़कियों के लिए नहीं है। बेरिए नहीं तो नोच खाते हैं मासूमों को। मुझे आज के बाद ऐसी हवास बाख्ता नजर मत आना। वो बोला तो मासूमा ने अस्बात में सर हिलाया। हर वक्त मेरे सामने चपड़ चपड़ करती रहती हो, वहां जुबान नहीं चली। अश्वल ने संजीदगी के असर को जाहिर करने के गर्व से कहा। और हैरत भरी आवाज हुई, मैं चपड़ चपड़ करती हूँ? वो सदमे से चीखी। हाँ, मेरी जमील सी आंखों वाली और सीबी गालों वाली। ये कहते अश्वल ने दोनों हाथों से उसके पूरे सुर्ख गालों को मरोड़ा, जैसे किसी खवाब बच्चे को पुचकारते हैं। मसूबा ने खपकी से उसके हाथ हटाए। आप करते हैं फालतू बातें, छिछोरे कहे के। वो छिछोरा? मतलब क्या है तुम्हारा? नहीं बताऊंगी। उसने नाक चढ़ाई। बताएंगे तो तुम्हारे अच्छे भी। उसे पकड़ने लगा, जिस पर मासूमा ने दौड़ लगाई। अब मंजर कुछ यूं था कि मासूमा आगे आगे और अशमल उसके पीछे पीछे। नहीं पकड़ सकते मिस्टर छिछुंदर, उसने चिराने के अंदाज से कहा और हंसने लगी। तुम बस रुको जरा चुड़ैल। अशमल तेवरी चढ़ाए उसकी जाने बढ़ा। सीप तार पे मासूमा का पैर कालीन पर फंसा। वो गिरने लगी और अशमल उसे पकड़ने के लिए उसके ऊपर हुआ और दोनों साथ बेड पर गिरे। पर बेड पर वजन साथ पड़ने की वजह से बेड टूट गया। मासूमा का मुंह सदमे से खुल गया। हालत अशमल अशमल की भी मुख्तलिफ ना थी। तभी दूसरा दरवाजा खुलने की आवाज मिली, जहां दादी खड़ी आंखें सुकेर कर देख रही थी। वो तो यहाँ आई थी कि मासूमा से माफी मांग सके। यहाँ आकर सामने का मंजर देख उनका मुंह हैरत से खुल गया। तो वाह आजकल के बच्चे, बेटा दरवाजा लॉक कर देते, हमें पोता पोती को इतनी जल्दी नहीं है। दादी शरारत से कहते जाने के लिए मुड़ गई। वो दोनों इसके पूछे हो रही और जाते हुए ईशा ने दरवाजा बंद कर दिया था। दादी बात सुने ऐसा नहीं है। उठने लगा पर पाँव फिसलने पर दोबारा उसके ऊपर गिरा। मासूमा जो शर्मिंदगी से नजरें झुकाए हुए थी, अशमल का वजन खुद पर महसूस करते चीखी। या अल्लाह, मेरी सांस रुक गई। पूरा पहाड़ गिर गया है। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो रुहान सी हुई। मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है। बता देती तो ना पीछे भागता। और कितना गलत सोच रही है। और यहाँ मेरी बीवी अपने पास नहीं आने दे रही, और वो पोते पोतियों का सोच रही है। कुछ होता तो समझ नहीं आता। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी बदनाम हो गया। अशमल की हसरत और मन मासूमा की आंखें फटी की फटी रह गई। लहजे में कभी शर्मिंदगी का नामो निशान नहीं था। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने अशमल को पीछे धकेला और जल्दी से खड़े हुई। पर अभी दोबारा सही से खड़े भी ना हुई थी कि अशमल उसे दोबारा खींचकर नीचे गिरा चुका था। पागल हो गए हैं, वो चीखी। अब हालत कुछ ही होती कि वो नीचे चट लेटी थी, जबकि अशमल कोहनी बिस्तर पर रखे बड़ी मुहूर्त से उसकी चिंजलाहट देख रहा था। देखो, ये बात तो तय है कि तुम मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं उठ सकते। अशमल ने मजे से कहा। सोच है आपकी। मासूमा ने नाक से मक्खी लाई। नहीं मेरी चुड़ैल, यही हकीकत है। और इसका अमली मुजाहरा मैंने अपनी बात से पहले ही कर दिखाया। दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ उसने अपनी बात मुकम्मल की। क्या चाहते हैं आप? अशमल के तेवर देख के उसे सवाल करना ज्यादा मुनासिब लगा। ये हुई ना बात, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ। उफ, तुम्हारी ये झील से गहरी आंखें, दिल करता है डूब जाऊं इनके खुमार में। उसने लोफराना अंदाज में कहा। इन्हीं में डूब के मर जाए। वो दांत पीस के बोली। सख्त चिंजलाहट का शिकार हो रही थी वो अशमल की बातों से। अरे तौबा करो लड़की, अपने सर के साई को मरने को कह रही हो? भली जवानी में बेवा हो जाओगी। और हाँ, सुन लो, तुम्हें किसी के लिए हरगिज छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं। वो सहूलियत से उसे उसकी गलती समझाने लगा। क्या चाहते हैं? मासूमा ने बात खत्म करनी चाहिए। ये बात तो अभी शुरू हुई है। यार ये बताओ, बच्चों का कब तक प्लान है? वो नहायत संजीदगी से बोला। आंखों की शरारत पर मासूमा ने गौर नहीं किया। उसको तो हैरत के मारे मुंह खुल गया था। इस बात पर वही आंखों पर बाहर आने को थी, जबकि अशमल उसकी कैफियत एंजॉय कर रहा था। कौन से बच्चे, किसके बच्चे? उसे अपनी आवाज खाई से आते हुए महसूस हुई। हमारे बच्चे और किसके बच्चे? भाई देखो, तुम्हारी वजह से मैं अपने मासूम बच्चों को और इंतजार नहीं करवाना चाहता। नॉट फेयर। ये ज्यादती है, मेरे साथ भी और मेरे बच्चों के साथ भी। वो लहजे में मसनूई हमदर्दी समोते हो बोला। पागल हो गए हैं? मासूमा को अशमल की दिमागी हालत पर शुबा हुआ और जब भी दरियाफत किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होशो हवास में हो।
پتا ہے، آج جرگے کے اختتام پر ایک بزرگ نے مجھے دعا دی کہ سردار سے آپ کو بیٹوں سے نوازے۔ اب میں کیا کروں؟ میری بیوی تو پاس تک لگنے نہیں دیتی۔ وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ بیٹا کیوں؟ بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ معصومہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اسے بیٹے والی بات اچھی نہیں لگی تھی شاید۔ بالکل ہو سکتی ہے، بلکہ ہوگی انشاءاللہ، وہ پرجوشی سے بولا۔ معصومہ حیران ہوئی، اسے لگا وہ غصہ کرے گا، اپنے وارث کی چاہ کرے گا، پر یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی تھی۔ میری پرنسس کو میں نے سب سے بچا کر سنبھال کے رکھوں گا، اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ معاشرے کے ان بیریوں سے چھپا کر رکھوں گا، ان سے مضبوط بناؤں گا جو جٹ ٹٹ کے حالات کا مقابلہ کرے۔ اس پر تیز ہوا کا جھونکا نہیں گزرنے دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا۔ ہر لفظ حقیقت پر مبنی تھا، کوئی بناوٹی سجاوٹ نہیں تھی۔ معصومہ کو اس وقت اس باپ کی سوچ پر فخر اور اس بچی کی قسمت پر رشک ہوا تھا۔ میں اسے تمہاری طرح زہریلی نہیں بننے دوں گا، اسی طرح بناؤں گا، سویٹ۔ آخر وہ شرارتن گویا ہوا۔ وہ جو محبت سے اس کی باتیں سن رہی تھی، آخری بات پر آنکھوں میں غصہ ادھرا۔ میری بیٹی میری طرح ہوگی، معصومہ نے ایک عزم سے کہا جس پر اشمل نے دل میں انشاءاللہ کہا۔ میری طرح ہوگی، نہیں میری طرح، کہا نا میری طرح۔ ان کی جنگ جاری تھی، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے لڑ رہے تھے۔ وہ جب بھی ملتے صرف لڑتے ہی تھے، جیسے کوئی جنگلی بلا بلی ہو۔ اس دن کے بعد سے کسی نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، اور اسے دیکھتے ہی سب لوگ اپنا راستہ بدل دیتے تھے۔ وہ سب سے گھلنے ملنے کی کوشش کرتی تھی، مگر کوئی اس سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اس سب صورتحال سے بہت زیادہ اریٹیٹ ہو چکی تھی، اور آج بھی وہ کافی زیادہ بور ہو رہی تھی، تو اس لیے باہر جانے کے لیے نکلی تو سلیمہ بیگم کے کمرے سے آتی آوازوں پر ٹھہر رکھی۔ باپی بیگم، اس لڑکی کو نکالے، میری زوبیہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ سلیمہ بیگم نے کہا، سمجھاؤ زوبیہ کو کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہاں میں نے سمجھایا تھا، میں نے کہا تھا اس کی اوقات صرف ایک طوائف جتتی ہے، اور مرد مائل ہو جاتا ہے تو آئز کے پیچھے، لیکن اپنی اصل کی طرف اسے واپس آنا ہی پڑتا ہے، اور طوائفوں سے گڑنے کی بستے۔ سلیمہ بیگم نے جلدی سے کہا، اور وہ ان کے جواب پر جسے سن پڑ گئی۔ اس کے لیے وہ اتنا برا لفظ بول رہی تھی، بے اختیار آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کم سنسی کر کھڑکی میں کھڑی اسی بارے میں سوچ رہی تھی، یہاں تک کہ اسے اشمل کے کمرے میں آنے کی بھی خبر نہیں ہوئی۔ اشمل چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کیا میرے بارے میں سوچا جا رہا تھا؟ وہ پیار سے بولا۔ خوش فہمی میں جینا چھوڑ دے مشرت سائی، میں مر تو سکتی ہوں، لیکن آپ کے بارے میں سوچنا یہ ناممکن ہے۔ معصومہ کی صاف کوئی اشمل کو کانٹے کی طرح چوبی، پر وہ ضبط کر گیا۔ جانتا ہوں خوش فہمی ہے، پر بہت جلد یہ حقیقت ہوگی۔ تم صرف مجھے سوچو گی اور کسی کو نہیں۔ وہ پھر سے اپنے لہجے کو شگفتہ بناتے ہوئے یقین سے بولا، چھوڑے مجھے۔ انداز میں واضح چنچلاہٹ تھی۔ نہ چھوڑو تو کیا کرو گی؟ اسے خود میں بھیجتے ہوئے شوق لہجے میں بولا، میں کچھ نہیں کر سکتی، آخر کو آپ کے رکھیل جو ہو، آپ چاہے کر سکتے ہیں، آپ جو مرضی۔ اس کی بات پر اشمل سے چھوڑتا اب اس کا رخ اپنی جانب کر چکا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے معصومہ؟ کتنی بار کہا ہے کہ یہ لفظ خود کے لیے استعمال مت کیا کرو، سمجھ نہیں آتی؟ وہ تقریباً ہرایا تھا۔ آپ نے شادی کی پہلی رات بتایا تھا، وہ صرف یاد دہانی کروا رہے۔ وہ اپنی بات کہتے کمرے کی طرف پڑ گئی۔ وہ پوری قوت سے چیخا اور اپنا ہاتھ سامنے پڑے میز پر مارا، اور پوری طرح زخمی کر چکا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے سہم گئی، پھر بھی وہ باہر کی جانب پڑا۔ جب اس کے ہاتھ کو دیکھا جو ہر چیز سے بے نیازی بیٹھی ہوئی تھی، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تیزی سے اس کی جانب آئی۔ اشمل، آپ کا ہاتھ۔ اشمل نے تیزی سے معصومہ کا ہاتھ جھٹکا۔ ڈونٹ ٹچ می، اسے وارن کرتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ زمین پر بیٹھے رونے لگی تھی۔ وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ اشمل کے رویے کی وجہ سے اس کا دل اشمل کی طرف مائل ہو رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ نہیں بھول سکتی تھی۔ سلیمہ اور رفعت شاہ کی بات ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ونی میں آئی لڑکی کی حیثیت طوائف جیسی ہوتی ہے، وہ صرف راتیں رنگین کرتی ہے، دن کے اجالے میں قبول نہیں کی جاتی۔ اسے وارث نہیں دے سکتی کیونکہ اتنی اس کی حیثیت نہیں، وہ صرف بستر تک ہی اچھی لگتی ہے۔ یہ باتیں اس کا ذہن کھولا رہی تھی۔ وہ کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر اپنا آپ اشمل کے سامنے بے مول نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔
اسے لگ رہا تھا کہ اشمل کی یہ عنایتیں صرف اسے حاصل کرنے تک کی ہیں اور وہ ناقابل تسخیر ہونا چاہتی تھی، اس لیے اس نے خود کو سخت کر لیا تھا، پر اب وہ خود کو اذیت دے رہی تھی اور یہ بھی معصومہ سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسے پوری رات سڑک پر ڈیرے پر گزارتی تھی اور سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ وہ ہر بار اپنی انا کو سائڈ پر رکھ کر اس کے پاس جاتا تھا اور وہ ہر بار اسے دھتکار کر اس کی انا پر وار کرتی تھی۔ اسے سوچ لیا تھا کہ اس بار وہ پہل نہیں کرے گا بلکہ اسے وہ اپنے پاس آنے کے لیے مجبور کر دے گا۔ وہ مزید اپنا آپ اس پر ضائع نہیں کرے گا، وہ اس سے پیار کرتا تھا، یہ سچ تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ لڑکی اسے بہت عزیز ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ناقدری نہیں ہونے دے گا۔ یہ تو طے تھا کہ اس بار پہل معصومہ نے کرنی ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے معصومہ نیچے بیڈ کی پائنی سے ٹیک لگا کر سو رہی تھی۔ چہرے پر آنسوں کے میٹھے میٹھے سے نشان تھے۔ بمشکل اس کی سراپے سے نظر چڑھاتا وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ وارڈروب کی آواز پر وہ چونک کر اٹھی۔ نیند سے بوجھل آنکھوں کو مسئلہ آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو کل کا واقعہ یاد آیا۔ نظر اشمل پڑ گئی جو غصے میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاتھ ابھی بھی زخمی تھا، بے دردی سے کانچ نکالے گئے تھے، خون خشک ہو گیا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھی۔ اشمل انتہائی پیار سے پکارا۔ کپڑے پلٹتے اشمل کے ہاتھ کچھ سیکنڈ کے لیے رکے، پر وہ اسے اگنور کرتے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اشمل پلیز میری بات سنے۔ اپنے ہاتھ پر اس کا لمس محسوس کرتے وہ بے بس سا ہوا تھا۔ اس لڑکی کی بے حسی یاد کرتے اشمل اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ اشمل ایسا مت کرے، بات سن لینا۔ اس کی آواز رونے والی ہو گئی تھی۔ وہ جو اس کی پرواہ کی عادی تھی، اس کی بے رخی روح قبض کر رہی تھی۔ اشمل نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مقابل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چہرے پر سختی کی جگہ نرمی نے لے لی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ کیوں اس لڑکی کے معاملے میں اتنا بے بس تھا۔ نیلی آنکھوں میں نیند کی خماری، اس میں موجود سرخ ڈورے اور رونے کے سبب آنکھوں میں موجود نمکین پانی مقابل کا ضبط آزما رہے تھے۔ اس کا بکھرا حلیہ بنا دوپٹے کے، اس کا نازک سراپا اور برے کھلے بال سامنے والے کے لیے امتحان ہی تو تھے۔ حق رکھنے کے باوجود نظریں بچانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کوئی سعید اشمل شاہ سے پوچھتا، کیا چاہتی ہو؟ پاس آؤں تو جھڑک دیتی ہوں، دور جانے کی کوشش کرتا ہوں تو منہ بنا کے سامنے آ جاتی ہو، اور پھر وہی ایموشنل بلیک میل کرتی ہو اپنے آنسوں سے۔ جب معاف کر دیتا ہوں پھر پاس آتا ہوں تو وہی ایک پھر خیر کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ ارے ہو گئی غلطی، بول دیا تھا غصے میں، مانگ رہا ہوں نا معافی، اب کیا ساری زندگی تمہارے قدموں میں گزار دوں؟ ارے میں مینٹلی ڈسٹرب تھا، بھائی کا قتل ہوا تھا، میرا احساس ہے تمہارے درد کا۔ فرسٹریشن میں بول لیا کچھ بھی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مجھے عورت کی عزت کرنا نہیں آتی، اور اس کے بعد دوبارہ کبھی بدتمیزی نہیں کی، لیکن یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ خود کو پاکستان کی پڑی سمجھتی ہوں جبکہ کوہ کاف کی چڑیل ہو۔ مر نہیں رہا سید اشمل شاہ تمہارے بغیر، تم جیسی لاکھوں میرے آگے پیچھے پھرتی ہے۔ لندن میں کتنی لڑکیوں نے مجھے پرپوز کیا، یہ تو میں ہوں جس نے کسی کو منہ نہیں لگایا۔ موقع ملتے وہ اپنی ساری فرسٹریشن نکال رہا تھا جسے وہ خاموشی سے سنتی رہی، پر آخری بات پر دل میں درد سا اٹھا اور غصہ تو انتہا کا آیا تھا۔ کسی اور کے ساتھ اشمل کا خیال بھی ناگوار تھا، جانتی تھی اس نے چہرہ ہے، کل کا ریئیکشن تو آنا ہی تھا۔ اس کی پوری بات سن کر جو بات اس نے کہی تھی وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے شک ہوا جانے اس نے اس کی باتیں سنی بھی تھی یا نہیں۔ مجھ سے دوستی کر لے، اپنی نیلی آنکھیں اس کی شہد رنگ آنکھوں میں گاڑتی ہوئی کہنے لگی۔ دوبارہ کہنا ذرا۔ میں چاہتی ہوں ہم دوستی کر لے، وہ پھر سے گویا ہوں۔ اب کے لہجہ بھی نرم تھا۔ مطلب میں اپنی بیوی سے دوستی کر لوں، رائٹ؟ یہی نا؟ حیرانگی ہنوز برقرار تھی۔ جی یہی، ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کو وقت دیں گے، اس نے سمجھانا چاہا۔ اگر ایسی بات ہے تو ان دونوں کاموں کے لیے میاں بیوی سے اچھا کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، اور میاں بیوی تو دوست ہوتے ہی ہیں۔ وہ بضد تھا، وہ کیوں کر اپنی اچھی خاصی بیوی کو دوست بنا تھا۔ نہیں، آپ سمجھ نہیں رہے، پلیز مجھے تھوڑا سپیس چاہیے۔ وہ اپنی بات سمجھانے کے لیے صحیح لفظ نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر اشمل نے آئی برو چکائی، گویا پوچھنا چاہ رہا ہو کہ وہ کس طرح کا سپیس چاہتی ہے۔ میں مطلب تم چاہتی ہو کہ ہم بس فارمل دوست کی طرح رہے، میاں بیوی والا جو اصل رشتہ وہ نہیں رکھنا، نہیں رکھنا، مگر کچھ ٹائم چاہیے تاکہ پچھتاوا نہ ہو۔
اور بعد میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کا حل بھی لکھ لے۔ وہ آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے دوستی کر لیتے ہیں، جو بھی ہوگا تمہاری مرضی سے ہوگا، پر رولز میرے ہوں گے۔ وہ اب کی بار اطمینان سے بولا، مگر آنکھوں میں شرارت تھی۔ کیسے رولز؟ وہ حیران ہوئی۔ دیکھو، ذرا نہ صحیح، پر تم میری چھوٹی موٹی گستاخیاں برداشت کرنی پڑیں گی، جیسے کہ کس، ہاگ وغیرہ۔ ویسے تو مجھ میں بہت صبر ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا تم آزماتی ہو۔ وہ ثانیت سے اپنے بنائے رولز یعنی کہ اپنے مطلب کی بات سمجھا گیا تھا۔ پر بھی آپ نے کہا تھا کہ… وہ کہتے کہتے رکی۔ ہاں کہا تھا، میں اب بھی اپنی بات پر قائل ہوں۔ تمہاری رضامندی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر ہم دوست ہیں نا؟ یہ شخص اسے پاگل کرنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی، ہاں دوست ہے پر بیوی بھی تو ہونا۔ اب تمہاری پوری طرح سے آزادی تو نہیں تمہیں چھوڑ سکتا۔ پتا چلے جب وقت آئے تو تم بھولی جاؤ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نہیں بھولوں گی، اب بھی دوستی کرتے ہیں۔ اور پھر سے سمجھانے لگی، لیکن سامنے والے کے تو کانوں میں جوں تک نہ رہے گی۔ دیکھو پیاری سی بیوی، تم پاس ہو اور میں دور ہوں، اور تمہیں چھوؤں نہ، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے دوستی کرو۔ اس کے گالوں کو کھینچتے ہوئے بولا، جس پر وہ جھنجھلائی۔ اب بہت بے شرم ہے۔ انداز سرنڈر کرنے والا تھا۔ اس کی بات سنتے اشمل کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ بالکل، بیوی کے معاملے میں ہونا پڑتا ہے۔ وہ آنکھ ونگ کرتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ رکے اشمل، ایسے باتھ روم میں مت جائے۔ کیوں ڈیئر وائفی، تم نے ساتھ چلنا ہے کیا؟ واہ، مزہ آئے گا۔ اشمل کے بے باکی کسی کہے جملے معصومہ کا خون خشک کر گئے تھے۔ کان کی لو تک وہ سرخ ہو گئی تھی اور بوجھل پل کے گالوں کو چھونے کا احساس دے گئی تھی۔ میں پہلے ڈریسنگ کر لوں۔ اس کی بات کو اگنور کرتی وہ اپنی بات کر گئی تھی۔ وہ حیران ہوا، مطلب اسے اس کے درد کا اتنا خیال تھا۔ وہ آرام سے بستر پر بیٹھا کر نرمی سے اس کی ڈریسنگ کرنے لگی اور وہ اپنی سوچوں میں ڈوب گیا۔ اسے یقین تھا مہرما اسے محبت کرتی ہے، بس چند خدشات کا شکار ہے، اور وہ بہت جلد ان خدشات کو مٹا کر ان کے درمیان ان فاصلوں کو سمیٹ لے گا۔ اپنی سوچ پر وہ دلکشی سے مسکرایا۔ اگلے دن وہ نہا کے نکلی اور میرر کے سامنے اپنے بالوں کو ٹاول سے سکھا رہی تھی۔ میرون فراک میں انتہا کی وہ پیاری لگ رہی تھی۔ دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا جب اشمل بالکنی سے باہر آتا اس کے پیچھے آیا۔ بلیک شلوار قمیض پر گرے شال شانوں کے انداز میں سینے پر پھیلائے، رولیکس کی واچ پہنے، ساتھ پشاوری چپل پہنی۔ وہ پوری شان سے اس کے پیچھے کھڑا وجاہت کا شاہکار ہی لگ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ پر دائیں گال پر گڑا نمودار ہوا۔ معصومہ کئی لمحے پلکیں چپکائے اس یونانی دیوتا کو دیکھتی گئی۔ دونوں کی جوڑی ایسی ہی تھی جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنی ہے۔ اشمل کے لمس پر وہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھا۔ اشمل پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیے اس کی شفاف گردن سے پانی کے قطرے ہونٹوں نے چن رہا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں منتشر ہوئی۔ اشمل، کیا کر رہے ہیں آپ؟ معصومہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ وہ پیچھے ہٹا، مسکراتے اسے دیکھنے لگا۔ ایجی چلیں؟ اس کی بات پر فوراً اسبات پہ سر ہلاتے ہوئے بھاگنے کو تھی۔ سنو، دوپٹہ سر پر لے لو۔ اس کے کہنے پر وہ یہ بھول گئی، لیکن دوپٹہ ٹک ہی نہیں رہا تھا۔ اصل وجہ اسے دوپٹہ لینے کی عادت نہیں تھی۔ جب اشمل نے آگے بڑھ کر دوپٹہ ٹھیک کیا اور اسے سرخ گالوں پر ایک ایک کر کے اپنے دہتے ہوئے لب رکھے، سرخ گال مزید سرخ ہو گئے۔ اسے لے کر باہر آئے، اور آج وہ کئی دنوں کے بعد سب کے بیچ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ دادا اور دادی کے علاوہ باقی سب نے سرسری انداز میں سے بات کی، مگر وہ دونوں اس سے کافی اچھے طریقے سے ملے تھے اور اس سے گفتگو بھی کر رہے تھے۔ دادا جان، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اچانک اس نے کہا تو سب لوگ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ کیسا فیصلہ؟ ابراہیم شاہ نے پوچھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ معصومہ اپنے والدین سے ملے۔ میں ایک بیٹی کو اس کے والدین سے جدا نہیں کر سکتا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک غلطی تھی، مگر اس کی سزا معصومہ کو مل رہی ہے، جو کہ بالکل معصوم ہے۔ اور رہا شاہ نواز، تو وہ آج بھی خود کو قصاص میں دینے کو تیار ہے، لیکن ہمیں یہ کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ شاہ نواز نے یہ قتل جان بوجھ کر نہیں کیا۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ اسے صرف خود کو بچانے کے لیے جواب دیا، اور اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی شاید یہی کرتا۔ تو اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اس نے تفصیلی بات کی تو سب لوگ مضطرب ہو گئے، سوائے ابراہیم شاہ کے، جنہوں نے فخر سے اپنے پوتے کو دیکھا، جو کہ اگلا اس کوٹ کا سردار بننے والا تھا، اور اسے اپنے سردار ہونے کا حق پورا ادا کیا تھا۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے بیٹے کا خون معاف نہیں کر سکتی۔ رفت بیگم نے کہا، میں بھی ان قاتلوں کو معاف نہیں کروں گا۔
मामून शाह ने भी मुदाखलत की। ठीक है, लो बदला, और इसी बदले में अपना सब कुछ तबाह कर देना। क्या तुम नहीं जानते कि स्वनी के चक्कर में कई बार घर उजड़े हैं? बस करो ये तमाशा, अपने ही कोर्ट में अमन पैदा करो, ताकि लोग इस जन्नत जैसी वादी को देखने के लिए आए। हमारी ये इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर सियासत के लिए लोग आ सकते हैं, जिससे हमारा मस्बूत चेहरा दुनिया के सामने आएगा। अगर तुम लोगों को शायद अपनी मुनफी सोचों के चलते सब कुछ तबाह ही करना है, कभी तुमने सोचा कि हम बदला ले लेते हैं सिकंदर शाह से और शाहनवाज शाह को कत्ल कर देते हैं, तो ये इंसाफ होगा? मुझे तो नहीं ये इंसाफ लग रहा, क्योंकि ये कत्ल जानबूझकर तो नहीं हुआ था, ना ही किसी दुश्मनों में ये कत्ल हुआ, ये गलती से हुआ, और इस पर पेशमान भी है वो। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटी तक को कुर्बान कर दिया, लेकिन उसके बावजूद शाहनवाज कई बार आकर मुझे खुद को पेश कर चुका है। अगर वो चाहता तो इस शहर से भाग सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। तो मेरे ख्याल में अब इस दुश्मनी को भूलकर बरसों पुरानी दोस्ती को दोबारा जिंदा किया जाए। हमारे दरमियान कभी दुश्मनी थी ही नहीं, बस शाहनवाज और सरमद यूनिवर्सिटी के ज़माने से एक दूसरे के खिलाफ हुए थे, और इसी के चलते एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई होती थी, और मैं भी कसूरवार हमेशा सरमद होता था। कई बार पंचायत में उसकी शिकायतें आई हैं, और उस दिन क्या बात हुई थी शायद तुम लोगों को मालूम नहीं, मगर मुझे मालूम है। उन लोगों की गारत देखिए कि उन्होंने एक मरे हुए इंसान को बदनाम नहीं किया। जानते भी हैं आप लोग क्या हुआ था? इब्राहिम शाह ने जैसे सनसनी फैलाते हुए कहा, और वो लोग सब चौंकते। ऐसी कौन सी बात थी जो इनमें से किसी को मालूम नहीं? क्या मतलब था अचानक? क्या आपको पता है दोनों के दरमियान किस बात पर झगड़ा हुआ था? अश्वल शाह ने बेचैनी से पूछा। जी बेटे, मैं सब जानता हूँ, उन्होंने कहा, और फिर इस दिन में जो कुछ हुआ वो बताने लगे। सब सुनकर शॉक्ड रह गए, और मामून शाह और रिफत बेगम तो शर्मिंदगी से सर तक नहीं उठा पा रहे थे कि उनका बेटा इस कदर गंदा हो सकता है। क्या पता, हो सकता है उन लोगों ने इल्जाम लगाया मेरे बेटे पर। रिफत बेगम ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये बात सिकंदर शाह ने बताई थी? मैंने सिर्फ उससे कंफर्म की थी। मुझे ये बात हमारे मुंशी साहब ने बताई थी, क्योंकि वो इस वक्त वहां पर पास ही खड़े थे। बाकी लोग चाहे दूर थे, मगर जो इन दोनों के दरमियान बातचीत हुई मुंशी साहब ने साफ सुनी, और मैंने जब जाकर सिकंदर से इस बात को कंफर्म किया तो वो शर्मिंदगी से सर नहीं उठा पा रहा था। उन लोगों ने हमारी इज्जत का मान रखा, मगर हमने उनकी घर की इज्जत को इस कदर तकलीफ दी। इब्राहिम शाह ने तल्ख लहजे में कहा, तो सब लोग सर झुका गए। फिर सबने बारी बारी उन सबसे माफी मांगी, सिवाय जोबिया के। वो बस चुपचाप उठकर वहां से चली गई। कुछ देर के बाद वो चाय बनाने के इरादे से किचन में आई, तो अंदर से आती आवाजें सुनकर ठटक गई। ठीक है भाभी बेगम, जो भी हुआ उसमें चाहे गलती इस लड़की की ना हो, लेकिन अब मेरी बेटी का क्या होगा? उसकी तो मंगनी टूट गई ना। और कहाँ अच्छे रिश्ते मिलते हैं गारों में। सलीमा बेगम के तो अपने ही दुखड़े थे। आप क्यों फिक्र करती है चाची? अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो जोबिया का बहुत अच्छी जगह रिश्ता होगा। उसके अंदर आते हुए कहा तो सब लोग सर झटक कर रह गए। फिर आने वाले दिनों में सब लोग उसे माफ करके अपना चुके थे, और आज वो अपने मेके जा रही थी रहने के लिए, और उसका भाई और बाबा उसे लेने आए थे, और कुछ दिनों के बाद दादा जान उसे धूमधाम से वहां से लेकर आने वाले थे। आपने जो हमारे लिए किया उसका एहसान जिंदगी भर नहीं हम भुला सकते। सिकंदर शाह ने हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं सिकंदर शाह, तुमने हम जो हमारे लिए किया उस पर उसका बहुत कम है ये। अगर चाहते तो मुंशी को कहकर वो सच सामने ला सकते थे, मगर तुमने हमारी इज्जत बनाए रखी। अगर इस दिन तुम सब सच बता देते तो आज हम शहीदों को लोग को गाली देते। देखो उनका बेटा कैसा था। इब्राहिम शाह ने कहा। फिर माफी तौलाफी के बाद वो लोग मासूमा को लेकर घर आ गए। आज कितने दिनों के बाद सिकंदर शाह की हवेली में रौनक लगी थी। सब लोग बैठे थे, और कुछ ही दिन बाद उनका मोबाइल बजा, तो असमल शाह का फोन आ रहा था। उसे मुस्कुराते हुए मोबाइल उठाया, और सबसे इजाजत लेकर उससे बात करने के लिए कमरे में आ गई। यार जानब, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, कब तक आओगी तुम वापिस? दूसरी तरफ से बेताबी भरे लहजे में पूछा गया, तो खिलखिला कर हंस पड़ी। बस यही कोई 1-2 महीने तक। व्हाट? दूसरी तरफ से वो चिल्ला उठा, तो वो दोबारा से खिलखिला उठी। मजाक कर रही थी, अगले हफ्ते दादाजान बोल रहे थे लेने आऊंगा। वो मुस्कुरा कर बोली, उफ खुदाया, ये हफ्ता कैसे गुजरेगा?
वैसे अगर इजाजत दो तो तुम्हारे घर दीवार कूद कर आऊं? वो बोला, हरगिज़ नहीं, और ऐसी हरकत की तो बहुत मारूंगी मुर्शद जी। वो दबंग अंदाज में बोली तो दूसरी तरफ मुस्कुरा दिया। फिर कितनी देर तक दोनों गुफ्तगू करते रहे। फोन बंद होने के बाद वो सोने के लिए लेट गए। हफ्ता कैसे गुजरा उसे पता भी न चला। और शाह हवेली से सब लोग आज उसे लेने आए थे, और जोबिया भी साथ थी, और उसका मूड खिलाफे तवक्का ठीक था। और फिर जोबिया और वो मिलकर खाना लगाने लगे। तुम ठीक हो जोबिया? हाँ बिल्कुल, क्यों? मुझे क्या होना था? बहुत खुश हूं मैं। वो इत्मीनान से बोली। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी मंगनी टूट गई। अरे नहीं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। बल्कि मैंने ये चंद दिन बहुत सोचा, तो मुझे मालूम हुआ कि वो मुझसे कितना प्यार ही करते थे। और शायद हमारी शादी हो जाती ना, तो कभी भी खुश ना रह पाते। क्योंकि मुझे तो अपने शोर से ढेरों प्यार चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा हो जो दिन रात मुझे नहारे सिर्फ। और अब ये तो इतना बोरिंग इंसान है, तुम ही भुगतो इसको। मैं तो अब आज़ाद हूँ। जोबिया ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। तो दरवाजे के उस पार खड़े शाहनाज ने दिलचस्पी से उस लड़की को देखा जो इसे पहले ही नजर में बा गई थी। कुछ देर के बाद वो सबके साथ घर आ गए, मगर जाने से पहले सिकंदर शाह ने जोबिया का रिश्ता शाहनवाज के लिए मांग लिया था। और शाहनवाज जैसे नेक सीरत इंसान को इब्राहिम शाह ठुकरा ही नहीं सकते थे। रिफत बेगम को थोड़ा सा दुख हुआ। जो भी था, जैसा भी था, उनका बेटा था वो, जो कि शहनवाज के हाथों कत्ल हुआ था। मगर वो भी इस नफरत के चलते अपने हंसते बसते घर को खराब नहीं करना चाहती थी। वो घर पहुंची तो उनका पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। ये सब क्या है शाहजी? वो उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, हमारी आज सुहाग रात है। और हाँ, अगर तुम ये समझ रही हो ना कि आज तुम ये दोस्ती का डंडोरा पीट कर मुझे रोकोगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये गलत बात है शाहजी, आप इस तरह धोखा नहीं दे सकते मुझे। वो जानबूझकर उसे तंग करने के इरादे से बोली। हालांकि यहाँ आने से पहले उसका यही इरादा था कि वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएगी। ओ हेलो, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। अब कब तक बंदा बर्दाश्त करे? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कोई फीलिंग्स है, अरमान है। वो मुंह फुला कर बोली तो वो हंसते चली गई। और वो हौलत भरा उसे देख रहा था। सॉरी शाहजी, मजाक कर रही थी। वैसे आप बड़े ही बुद्धू हो, उसे सीने से लगते हुए बोली। तो वो इसे घूरने लगा। अब बताता हूँ कि ये बुद्धू क्या क्या कर सकता है। वो बोलता उसे एकदम बाहों में उठा गया। फिर से वो बेड पर लिटाते उस पर झुका। तो वो जल्दी से अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा गई। उसके हाथ हटाकर उसे बेड से पिन किए उस पर अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। कुछ हल्की फुल्की मजाहमत के बाद उसे खुद सुपुर्दगी दे चुकी थी। खिड़की से झांकता चांद उन्हें देखकर बादलों में छुप गया था।